वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी आलिया शेयर कर रही हैं। आलिया कहती हैं, मैं आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। मैं भावल नगर की रहने वाली हूँ। 2001 की बात है। मैंने अपनी मेडिकल की स्टडीज़ कंप्लीट की। उसके बाद मेरी इंटर्नशिप थी, एक पेपर रह गया था। उसके लिए मैंने मुल्तान के एक हॉस्पिटल में अप्लाई किया, तो वहाँ पर मेरी इंटर्नशिप जो थी वो फाइनल हो गई। वहाँ पर रहने के लिए जगह का कोई अरेंजमेंट नहीं था, तो मैंने एक हॉस्टल में, अब्बू की वाकफियत थी और मेरी एक दो दोस्तें थी, वो भी वहाँ पर पेपर्स के दिनों में रह कर आई थी। उन्होंने वो रेफ़र किया। उस हॉस्टल में जाकर मैंने एक कमरा ले लिया। मेरा जो कमरा था वो दूसरी मंजिल पर था। हॉस्टल खासा बड़ा हॉस्टल था और वहाँ पर तकरीबन 15-20 कमरे थे। बहुत सी लड़कियाँ थी उस हॉस्टल में। गर्मियों का मौसम था, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी। अगस्त का महीना चल रहा था। इन दिनों मैं उस कमरे में अकेली ही थी, क्योंकि अभी कोई भी रूममेट मेरे कमरे में नहीं आई थी। मैं अभी भी अपनी स्टडीज़ की मुझे आदत थी, तो मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च की बुक्स पढ़ा करती थी। एक रात की बात है, तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बुक रीडिंग कर रही थी, बैठ के स्टडी कर रही थी। मैं थोड़ी ही देर के बाद मुझे मेरे कानों से एक आवाज़ टकराई। आवाज़ ऐसी थी जिस तरह से किसी के बहुत ऊंची आवाज़ में जैसे कुछ चीखता है, किसी के चीखने की आवाज़ आई। एकदम से मेरे ध्यान उस तरफ गया। मैं जाकर खिड़की में खड़ी हुई। मैंने नीचे झांक कर देखा तो कुछ भी नहीं था। पीछे जगह तो थी, मगर मैंने कभी गौर नहीं किया था कि पीछे क्या झाड़ियाँ, दरख्त वगैरह नज़र आते थे। तो मुझे ये लगता था कि शायद ये कोई खाली जैसे प्लॉट वगैरह होते हैं वो जगह। उस तरफ से मुझे फिर एक चीख सुनाई दी। मैं बड़ी परेशान हुई कि चीखने की आवाज़ किसकी है। मैं फिर आकर बैठ गई। उसके बाद थोड़ी देर के बाद बिल्कुल सन्नाटा हो गया। मुझे नींद आने लगी। मैंने बुक बंद कर दी और मैं लेट गई। कमरे की खिड़की खुली थी, पंखा चल रहा था और बाहर से हवा भी ठंडी आ रही थी। जो ही मैंने पंखा लाइट बंद की, अभी मैंने आंखें बंद की, तो मुझे बाहर से ऐसे लग रहा था जैसे कोई आवाज़ें दे रहा है। पता नहीं किसको कोई औरत आवाज़ें दे रही थी। मैं फिर उठी, मैंने बाहर जाकर देखा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था इतनी रात को इस अंधेरे प्लॉट में या कोई ग्राउंड है, इधर कोई औरत क्या करेगी। एक सफ़ेद लिबास मुझे पहना हुआ कोई नज़र आया, जिस तरह से कोई औरत थी, और वो दरख्तों से होती हुई आगे चली गई। मैं आकर लेट गई। मैंने कहा सुबह देखूँगी इस तरफ क्या जगह है। सुबह मैं हॉस्पिटल गई। वहाँ पर तकरीबन मैं 3 बजे तक वापस आ गई। कुछ तबीयत बोझल सी थी। वापस आकर कमरे में लेटी तो एकदम से मुझे ख्याल आया कि मैं देखती हूँ इस तरफ कौन सी जगह है। मैंने खिड़की खोल कर देखा तो दरख्तों में मुझे नज़र आया बहुत सी कब्रें बनी हुई थी। वो एक कब्रिस्तान था। वो कब्रिस्तान की बैक साइड थी जो हम लोगों के उस हॉस्टल को लगती थी। मैं बड़ी परेशान हुई कि ये इतनी खौफनाक जगह, ये तो कोई कब्रिस्तान है। तो यहाँ से रात को आवाज़ें आ रही थी। तो मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पर एक दरख्त था। उस दरख्त के ऊपर एक बॉटल लटकी हुई थी। सफ़ेद कलर की एक बॉटल थी और बाकायदा ऐसे लग रहा था जिस तरह से उसके अंदर कोई धागे हैं कि पता नहीं क्या है। मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ कि ये बॉटल किसी ने यहाँ पर क्यों लटकाई होगी। अपनी तरफ से मैं उसे गौर से देख रही थी। मेरे पास जैसे मैं कमरे में थी कोई ऐसी वैसी चीज़ भी नहीं थी। मैं बाहर निकली, उधर छत की तरफ गई। वहाँ से मैंने एक पत्थर उठाया छोटा सा। मुझे नहीं पता क्यों उस बॉटल को देखकर मैं इतना अट्रैक्ट हुई। ये भी खौफ नहीं आया कि कोई जादू टूना भी हो सकता है। बस मैं उस बॉटल को देखकर जैसे मौफ सी हो गई थी और एक अजीब सा तजस्सुस मेरे अंदर भर गया कि इस बॉटल में क्या है। मैं नीचे गई, बाहर हॉस्टल से बाहर निकली तो बैक साइड पर गई। बहाना मैंने ये बनाया कि मेरी विंडो से कुछ चीज़ें नीचे गिर गई हैं, मैं वो उठाने जा रही हूँ। जब उस तरफ आई तो मुझे वॉचमैन ने कहा कि वहाँ ध्यान से जाना, क्योंकि वो बहुत खुली जगह है और वहाँ पर अक्सर सांप वगैरह होते हैं।
मैंने उसे कहा कि ठीक है। तपती दोपहर थी, हर कोई अंदर था, कोई भी बाहर नहीं था। पंखे चल रहे थे, हॉस्टल से शोर सुनाई दे रहा था। वो पत्थर बदस्तूर मेरे हाथ में था। मैं उस दरख्त के नीचे खड़ी थी। बहुत घना दरख्त था वो, नीचे से बहुत अजीब लग रहा था। खासा बड़ा दरख्त था। मैं पत्थर जैसे ही उस बॉटल को मारने लगी, फिर से मुझे एक औरत की आवाज़ आई, जैसे कोई बड़े गुस्से से मुझे रोकता है। मैंने इधर उधर देखा, मुझे कोई नज़र नहीं आया। कब्रें वहाँ पर थी लेकिन दूर दूर थी। अभी ये जगह खाली थी। कब्रिस्तान था लेकिन वो आगे था, अभी ये सारा हिस्सा खाली था। मैंने इसको पत्थर मारा। जैसे पत्थर मारा तो वो पत्थर उस बॉटल के साथ लगा और वो बॉटल जैसे धागा था या जो भी था वो एक शाख के साथ टकराई और पहले उसमें अटकी। मैंने दरख्त को ज़ोर से जैसे हिलाने की कोशिश की, फिर एक पत्थर मारा। वो शाख समेत थोड़ी सी आगे से शाख भी लगी हुई थी। बॉटल नीचे गिर गई। जैसे वो बॉटल नीचे गिरी, नीचे ईंट पड़ी थी, उस ईंट के ऊपर आकर गिरी, बॉटल टूट गई। सफ़ेद कलर की बॉटल थी, इसमें काले रंग के 2 धागे थे। जो ही वो बॉटल नीचे गिरी, एकदम से वो बिल्कुल काले स्याह रंग की हो गई, जैसे उसमें पता नहीं क्या चीज़ थी, और वो जो धागा था काले रंग का वो गायब हो गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। उसी टाइम मेरे कानों के साथ एक भारी सी आवाज़ टकराई, जिस तरह से कोई बड़ी वजनी आवाज़ में हंसता है। मैं डर गई, मैं खौफज़दा हो गई कि ये कोई जादू का मामला था। और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। जैसे एक सख्ता सा टूटा और मैं भागी हॉस्टल की तरफ अंदर गई। जाकर मैंने खिड़की बंद कर ली। मैं बहुत डरी हुई थी, आंखें बहुत भारी हो गई मेरी। मुझे बाकायदा लग रहा था मेरी आंखों को जिस तरह से किसी ने जकड़ लिया। मैं सोने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही सोती थी, आंखें बंद करती थी, मेरे कानों में शोर होने लग जाता था। शोर ऐसे होता था जिस तरह से कोई औरत है और वो भारी आवाज़ में हंस रही है। पता नहीं उसे शोर शराबे में कहीं मेरी आंख लग गई। शाम का टाइम हुआ तो दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। दरवाज़ा खोला तो हॉस्टल की एक वार्डन थी, खाने का पूछ रही थी। मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी। मैंने उन्हें कहा कि मैंने कुछ नहीं खाना। वो चली गई। उसके बाद 10:30 बजे के करीब मुझे भूख लगी। मैंने वॉचमैन को पैसे दिए और उनसे बाहर से खाना मंगवाया। खाना खाकर हटी भी कमरे में बैठी थी। अभी भी सोच रही थी कि उस बॉटल में क्या होगा। इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि घर किसी को बताऊं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मुझे डांट पड़नी थी घर से कि क्यों मैं उस दरख्त के पास गई, मैंने उस बॉटल को क्यों तोड़ा। इसी टेंशन में काफ़ी टाइम गुजर गया। मैं कभी किताब पढ़ती, कभी लेट जाती। 1:30 बजे फिर मैं बिस्तर पर लेटी। खिड़की खोली तो एकदम से बहुत बहुत ज़्यादा जैसे तेज़ हवा का झोंका आया। मुझे लगा अभी बारिश शुरू हो जाएगी। मैं वहाँ पर खड़ी रही, काफ़ी देर खड़ी रही। कोई आवाज़, कोई हलचल, कुछ भी नहीं था। एकदम से जैसे मुझे ऐसा लगा कि कोई मौजूद है वहाँ पर, पत्तों के ऊपर जैसे कोई चल रहा है, लेकिन नज़र कोई भी नहीं आ रहा था। जब से मुझे पता चला था वहाँ कब्रिस्तान है, मैं बहुत डर जाती थी। मैं वापस आकर लेट गई तो मुझे ऐसा लगा बाकायदा मुझे कोई आवाज़ दे रहा है, मुझे कोई बुला रहा है। मैंने झांक कर देखा तो हम लोगों के हॉस्टल की एक लड़की थी, सना उसका नाम था। वो नीचे खड़ी थी और मुझे कहने लगी कि आलिया जल्दी से आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है मैंने यहाँ पर। मैंने उसे कहा किस तरफ मत जाओ, वहाँ पर आगे कब्रिस्तान है, तुम वापस आ जाओ। उसने कहा कि तुम जल्दी से इधर आओ, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है, देर मत करो नहीं तो वॉचमैन आ जाएगा, वो भी वहाँ पर नहीं बैठा। मैंने उसे कहा कि पता नहीं इसको क्या हो गया। वो कह रही थी जल्दी आओ, हमारी मदद की किसी को ज़रूरत है। जैसे उसने ये बात की मैं फिर भागी नीचे। नीचे गई तो तकरीबन हॉस्टल सारा बंद था, सब सो रहे थे। 1-2 कमरों से लड़कियों की आवाज़ें आ रही थी। मैं तेज़ी से नीचे उतरी। वॉचमैन गेट पर नहीं था, गेट खुला हुआ था थोड़ा सा। मुझे लगा कि सना बाहर गई है। मैं भागती हुई उसके पीछे गई। मेरे पास अब कुछ और तो चीज़ थी नहीं, एक टॉर्च था मेरे पास। वो टॉर्च मैंने लिया, मैं उसके करीब गई। मैंने झांक कर देखा तो वो वहीं पर खड़ी थी। मैंने उससे कहा कि तुम इतनी रात को क्या कर रही हो। कहती जल्दी से आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। यहाँ पर मैंने अभी एक ज़ख्मी औरत और बच्चे को देखा है और वो रो रहे हैं और हमारी मदद चाहिए उनको। वो हॉस्टल के गेट पर भी आई है 2 बार। मैंने उसे कहा कि कहाँ है। मुझे अपने साथ लेती लेती उस कब्रिस्तान की तरफ जाने लगी। मैंने उसे कहा कि नहीं, मैंने आगे नहीं जाना, मुझे डर लगता है, वहाँ पर कब्रें हैं, मैंने नहीं वहाँ पे जाना। कहती कुछ नहीं होता, तुम आओ तो सही। अब जहाँ पर वो मुझे लेकर जा रही थी उस तरफ से रोने की आवाज़ें भी आ रही थी। थोड़ी सी मैं आगे गई तो वो जाकर एक कब्र के पास खड़ी होकर हंसने लग गई। मैंने उससे कहा कि कहाँ है वो औरत, कहाँ है बच्चा, तुम क्यों हंस रही हो।
क्या हो गया तुम्हें? जैसे मैंने टॉर्च से देखा, वो उसका कद बढ़ने लग गया। मेरी नज़र पड़ी तो वो उसके पाँव बिल्कुल पीछे की तरफ थे, बाल हवा में उड़ रहे थे। वो लड़की सना नहीं थी, मैंने खुद उसे देखा। मैं चीखें मारती हुई वापस भागी। अभी मैं हॉस्टल के गेट के पास पहुंची थी, वहीं गिरी और बेहोश हो गई। मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्टल में सहन में थी और मेरे आसपास बहुत रश था लड़कियों का। वहाँ पर वो हम लोगों की जो आंटी थी, खाना बनाती थी, मेस बनाती थी, वो भी आ गई, वार्डन भी आ गई कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम इतनी रात को बाहर क्या करने गई हो आधी रात को? यहाँ से तो इजाज़त नहीं है 10:30 बजे के बाद बाहर जाने की। मैंने उससे कहा कि मुझे सना लेकर गई थी बाहर, मुझे सना आवाज़ें दे रही थी। उसने कहा था कि यहाँ पर किसी को मदद की ज़रूरत है। मैं तो वहाँ पर गई थी, उन्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा था। वो समझ रहे थे पता नहीं मैं कहाँ से आई हूँ, मैं बाहर क्यों गई थी। उन लोगों ने मेरे वालिदैन को बुला लिया सुबह, मुझे हॉस्पिटल भी नहीं जाने दिया। शाम तक मेरे अब्बू और भाई वगैरह पहुँच गए। उन लोगों ने कहा कि ये रात को बाहर से आई और ये बेहोश हो गई। मैंने उन्हें सारी बात बताई, वो कमरा भी दिखाया। वो लोग मुझे अपने साथ वापस ले आए। उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं। जैसे हम लोग घर वापस पहुँचे, मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। 1:45 बजे का टाइम था रात। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर कोई दाखिल हुआ है। तो मैंने देखा कि वही औरत है जिसको मैंने कब्रिस्तान में देखा था, जो सना के रूप में आई थी। वो औरत बाकायदा मेरे कमरे में आई और आकर जैसे मेरे पास लेट गई। मैं उसको खुद देख रही हूँ अपनी आंखों से, लेकिन मैं ऐसे हो गई थी जैसे मैं पत्थर की हूँ। इतने खौफनाक उसके पैर थे। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से बहुत ज़ोर से मेरे कान में किसी की एक चीख सुनाई दी है। एकदम से वो सकता टूटा, वो पास बिल्कुल मेरे करीब थी। मैं बाहर भागी, मैंने अम्मी को बताया मेरे कमरे में कोई चीज़ है। अम्मी आई, अम्मी ने देखा, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे कमरे में धुआं भरा हुआ था। उसी टाइम मैं नीचे गिरी और बेहोश हो गई। फिर उसके बाद मुझे दौरे पड़ने लग गए। दौरे ऐसे पड़ते थे कि एकदम बैठे बैठे जैसे बाकायदा मेरे गर्दन को कोई पकड़ लेता था, मेरा सांस रुकने लग जाता था, हाथ पाँव पीछे टेढ़े हो जाते थे और मेरे मुंह से अजीबो गरीब तरह की जैसे आवाज़ें निकलने लग जाती थी। कभी वो आवाज़ ऐसे लगता था किसी जानवर की है, कभी लगता था किसी औरत की है। घर वाले बुलाते रह जाते थे, लेकिन मैं जवाब नहीं दे सकती थी। सर और गर्दन बिल्कुल पीछे लग जाती थी, जैसे बाकायदा कोई मेरी गर्दन को पीछे की तरफ खींचता है। अम्मी ने रोना शुरू कर दिया, अब्बू भाई सब डर गए कि पता नहीं हुआ क्या है। शोर मच गया, मोहल्लेदार आ गए, आंटियाँ, जितने भी आसपास के लोग होते हैं पड़ोसी, वो आ गए। उन्होंने कहा कि इसको दौरा पड़ा हुआ, इसके ऊपर कोई चीज़ है। जल्दी से गए, मौलवी साहब को बुला कर लाए। मौलवी साहब आए। मौलवी साहब ने जैसे ही दम करना शुरू किया, उसने मुझे और तकलीफ़ देना शुरू कर दी। बाकायदा कोई चीज़, जैसे सब घर वाले बताते हैं, मुझे पटक रही थी फर्श के ऊपर, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कोई मेरे करीब आ सके। अम्मी भागी, मेरी भाई और बहन भागे मुझे पकड़ने के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि उस टाइम मैं किसी के कंट्रोल में नहीं थी। थोड़ी ही देर के बाद बाकायदा मेरे जिस्म को एक झटका लगा और मैं बेहोश हो गई। मौलवी साहब ने बताया कि इसके ऊपर किसी चीज़ की हाज़िरी हुई भी थी। अब मैं नहीं बता सकता कि वो कोई जिन है, कोई जिन्नी है या कोई और मखलूक है। इसके लिए आप किसी आमिल के पास जाएं। एक आंटी थी, उन्होंने बताया कि फ़लाँ इलाके में एक आमिल है, वहाँ पर उनकी किसी भांजी को लेकर गए थे, उस पर भी साया सेब था, उसको वहाँ पर ले जाएं। बेहोशी की हालत में मुझे वहाँ पर लेकर गए। घर वाले बताते हैं कि बेहोशी के बावजूद मेरे मुंह से वो आवाज़ें निकल रही थी, वो अजीबो गरीब किसी जानवर की जैसे आवाज़ होती है। वहाँ पर लेकर गए। उस आमिल ने जैसे ही देखा, उसने मेरे हाथों के ऊपर कोई नक्शा बनाया, वो तावीज़ लिखा, पता नहीं क्या था, और घर वालों को कहा कि इसके दोनों हथेलियों के ऊपर एक एक लेमन रखना है। एक तरफ से भाई ने पकड़ा हुआ था मेरा हाथ, एक तरफ से अम्मी ने। जैसे उन्होंने लेमन रखा, अम्मी बताती है कि हमने खुद आंखों से देखा, 5 मिनट भी नहीं गुजरे उन्होंने पढ़ाई की। एक लेमन बिल्कुल काले रंग का हो गया और एक जो था वो आधा जैसे गल जाता है, ब्राउन कलर का हो गया और आधा पीला था। उसने कहा कि इसके ऊपर एक चुड़ैल है और वो चुड़ैल इसके जिस्म में बाकायदा हाजिर हुई है, आपके घर में भी उसका बसेरा है। इस लड़की ने किसी जगह से किसी चीज़ को आज़ाद किया है, निकाला है। बाकायदा उसने पढ़ाई की, वो चीज़ फिर हाजिर होगी। उसने एक एक बात बताई और वहीं पर भी मेरी दौरे की वही कंडीशन थी। उसने कि इसने कब्रिस्तान के एक दरख्त के ऊपर से मुझे आज़ाद किया है, मैं इसको कभी भी नहीं छोड़ूंगी, मैं इसके साथ रहूँगी, मैं इसको किसी का भी होने नहीं दूंगी।
ये सिर्फ मेरी है। वो चुड़ैल मेरे ऊपर इस तरह से जैसे हावी हो गई। उस आमिल ने बताया कि बड़ी भयानक चुड़ैल इसके पीछे लगी हुई है, इसने ही उसको आज़ाद करवाया है। थोड़ी देर के बाद जैसे मेरे जिस्म से गई, 1 घंटे के बाद मुझे होश आया और मुसलसल अमल करता रहा, पढ़ाई करता रहा जो आमिल था। मैंने फिर उनको सारी बात बताई। मैं बहुत ज़्यादा निढाल हो गई थी, मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं ज़िंदा नहीं बचूंगी। उस आमिल से अमल करवाए, कुछ अर्सा मैं ठीक भी रही। बीच में तकरीबन 4-5 माह में बिल्कुल नॉर्मल हो गई, ना मुझे वो नज़र आती थी, ना डर लगता था। 7 दिन मैंने अमल करवाया था उनसे। उसके बाद फिर से हम लोग एक शादी में गए। पता नहीं वहाँ पर क्या था, मुझे वहाँ पर एक लड़की मिली थी, वहाँ पर शादी में आई हुई थी, हमारे रिश्तेदार थे, उनकी शादी थी। अब वो लड़की या सेवसदा थी या उसी का कोई रूप था, मुझे नहीं पता। वो लड़की मेरे साथ रही। वो लड़की बहुत मेरे से, जैसे उसकी फ्रेंडशिप थी मेरे साथ, वो मुझे अपने साथ लेकर हम दोनों बातें करती रही। काफ़ी देर वो मेरे साथ, वहाँ पर एक मेहंदी का फंक्शन था तो एक बागीचा सा था, वहाँ पर मेरे साथ फिरती रही। थोड़ी देर के बाद वो लड़की वहाँ से चली गई। बाकायदा मैंने जाती हुई भी देखी। जैसे वो लड़की गई मुझे फिर दौरा पड़ गया उस शादी पर। उसके बाद उस मखलूक ने मुझे बहुत तंग किया। 5-6 साल बहुत अमलियात करवाए, बहुत आमिल हज़रात के पास गए। वो चीज़ मुझे नहीं छोड़ती थी, बैठे बैठे दौरा पड़ जाता था। कमज़ोर हो गई, जो पढ़ाई पढ़ी सब कुछ ज़ाया हो गया, कुछ कर ही नहीं सकती थी। एकदम से बैठे बैठे तबीयत ख़राब हो जाती थी, गुस्सा आता था, लड़ाई करती थी, रिश्ता नहीं होता था, जैसे हर चीज़ में वो रुकावट डालती थी। तकरीबन 6 साल के बाद फिर एक आमिल कराची में पता चले तो मुझे वहाँ पर लेकर गए कराची में। उन आमिल ने 3 माह मेरा इलाज किया। उसके बाद उस मखलूक ने मेरी जान छोड़ी और बाकायदा कब्रिस्तान में ही ले जाकर, जैसे उसको मैंने निकाला था, वो बोतल तोड़ी थी, वैसे उन्होंने दोबारा से उसको कैद किया। वो धागा जो था, जो गायब होते मैंने देखा था, वो उस धागे के साथ उस चीज़ को कैद करते थे। कब्रिस्तान के एक दरख्त के ऊपर उसको दोबारा कैद किया गया, तब उसने मेरी जान छोड़ी। तो ये मेरी एक कहानी थी। मैं सोचे समझे बिना उस चीज़ की तरफ ऐसे मैं हो गई थी अट्रैक्ट कि मैं खुद को रोक ही नहीं सकी। जिस आमिल के पास जाते थे वो कहते थे कि इसके ऊपर वो हावी हो चुकी थी वो चीज़। जब पहली रात मैंने उसकी आवाज़ें सुनी थी तो वो चीज़ उस वक्त ही मेरे ऊपर हावी हो गई थी। और जब मैंने खड़े होकर उसको देखा था, वो एक बदरू नुमा मखलूक मुझे नज़र आई थी सफ़ेद लिबास में। उसी वक्त उसका असर मेरे ऊपर हो गया था जिसने मुझसे ये सब कुछ करवाया था। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ माशाल्लाह से। मेरे 3 बच्चे भी हैं, शादी भी हो गई थी उसके बाद जब अमल करवाए थे, और बच्चे भी अल्लाह ने दिए। अब नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन वो जो वक्त गुजर गया वो बहुत डरावना वक्त था। ज़िंदगी का बहुत सा मेरा कीमती टाइम वेस्ट हो गया, पढ़ाई वेस्ट हो गई, कुछ याद ही नहीं रहा। ऐसा लगता था जैसे कभी मैंने पढ़ाई की ही नहीं, सब कुछ रिमूव हो गया। पता नहीं वहाँ पर जाना, वहाँ पर रहना यही मेरी किस्मत में था, लेकिन शुक्र अल्लाह ने मुझे बचा लिया, यही मेरे लिए काफ़ी है। तो ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया आलिया आपका। अल्लाह हम सबको ऐसी नागहानी आफात से महफूज रखे। इंसान कभी भी नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ ऐसा हो, लेकिन कभी कभार ज़िंदगी में ऐसे हादसे हो जाते हैं जो ज़िंदगी तो बचा जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी का बहुत कीमती वक्त भी ज़ाया कर देते हैं। तो अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी? आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू पर मैं बिली नॉवल ऑन एयर कर रही हूँ, उसको भी विजिट करें एंड सब्सक्राइब करें। स्केरी उर्दू टेल्स मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।